नमस्कार, छत्तीसगढ़ के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो सक्ती जिले के कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने एक बुजुर्ग महिला को उसके घर पहुंचाकर मानवता के मिसाल पेश की है, जो पूरे शक्ति जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि सक्ती कलेक्ट्रेट परिसर में एक युवक अपनी बूढ़ी मां को छोड़कर घर चला गया था। रोती वहीं आपको मां को पुलिस बल से कहकर वहीं कलेक्टर नुपुर ने इसके पर छुड़वाया। आपको बता दें कि जो जयहर तहसील क्षेत्र के सलहनी गांव के रहने वाली है और अपने बेटे जीवन लाल चंद्रा के साथ जमीन संबंधित फरियाद लेकर जनार्दन में आपको बता दें कि जनदर्शन में शामिल होने सक्ती कलेक्ट्रेट पहुंची थी और अपने घर पहुंचकर बूढ़ी महिला काफी खुश नजर आई है। आपको बता दें खबर सक्ती से है, जहां कलेक्टर नुपुर जो है 85 साल की महिला को उसके घर पहुंचाया है। साथ ही आपको बता दें कि सक्ती जिले के कलेक्टर है नुपुर राशि पन्ना। महिला को उनके परिजनों द्वारा कलेक्ट्रेट में छोड़ दिया गया था कुछ समय के लिए, जिसमें उनके गाँव वालों से पता किया, सरपंच से पता किया कि महिला कहाँ रहती है और परिवार को समझाई देने के उपरांत उनको छोड़ा गया है। और इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, साथ ही महिला गार्ड के साथ उनको अच्छी तरीके से छुड़वाया गया है और उनके ऊपर से निगरानी भी की जा रही है, ताकि वो महिला अच्छे से रह पाए और उनके परिजनों को भी समझाइश दी जाए। पानी और वो उसका नाश्ता अब खबर बीजापुर से है, जहां 5 से 6 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद जिले भर में नदी नाले उफान पर है और ताजा वीडियो नक्सल प्रभावित क्षेत्र नब्बी का है। आपको बता दें कि जहां गांव पार करने के लिए ग्रामीण रस्सी का सहारा ले रहे हैं। पतली सी रस्सी के प्लास्टिक कंटेनर को बांधकर नदी पार करने को मजबूर है। ग्रामीण मजबूरी में जानलेवा उफनते नदी को पार करके मजबूर है। आपको बता दें खबर बीजापुर से है, जहां बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रस्सी के सहारे ग्रामीण नदी को पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये स्टंट नहीं, मजबूरी है, जो कि आपको तस्वीरों में साझा कर रहे हैं। बीजापुर की ये तस्वीरें आपको बता दें कि बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इस दरमियान रस्सी के सहारे ग्रामीण नदी पार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आयकर और अन्य विभागों द्वारा बड़े औद्योगिक संस्थानों और व्यावसायिक स्थानों पर छापा मारकर अनियमितता को पकड़ा जा रहा है और आज जिनके घर और दफ्तर में छापा मारा गया है, उन्होंने आपको बता दें कि डीएमएफ मद से स्कूल ड्रेस की सप्लाई की थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर सामने आई है। 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि तीनों नक्सली झीरम घाटी हमले में शामिल थे। इन तीनों नक्सलियों ने सुकमा एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया है। बताया जा रहा है कि 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित था और एक नक्सली मडकम हुंगा उर्फ लोकेश, 2 नक्सली वेल्ला उर्फ संदीप, तीसरा महिला नक्सली मडगम धनी उर्फ देवे। साल 2013 में हुए झीरम घाटी हमले को अब 1 दशक बीत गए हैं। झीरम घाटी में नक्सलियों ने 25 मई 2013 कायराना हमला किया था और इसमें नक्सलियों ने 32 लोगों की बर्बरता से हत्या कर दी थी। झीरम की ये घटना को 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है।
और वहीं इन नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद संभावना है कि झीरम घाटी का सच सामने आ सकता है। सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जिले में जो पुनः नापकाम अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत तीन नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। 3 नक्सली में से मड़कम लोकेश उर्फ हुंगा, ये झीरम घाटी एम्बुश में सम्मिलित था। इसके छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 3 लाख का इनाम रखा गया था। ये पूर्व कटे कल्याण LGS डिप्टी कमांडर था। इसके अलावा वेल्ला उर्फ संदीप और उसकी पत्नी देवे, जिन पे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1-1 लाख का इनाम रखा गया था, उन दोनों ने भी सरेंडर किया है। ये सोनाबेड़ा धर्माबांधा कोयली भीतर LOS के सदस्य थे। शासन द्वारा इन दोनों दंपति पे 1-1 लाख का इनाम रखा गया था। नक्सलियों की जो विचारधारा है, खोखली विचारधारा से परेशान होकर तीनों लोगों ने मुख्य धारा में आने के लिए आज मेरे समक्ष आत्मसमर्पण किया है। सुकमा जिले में मौसम का मिजाज बदल रहा है। लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर है और वहीं जिला प्रशासन की अपील के बावजूद लोग नदी नाले पार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। यही हाल सुकमा जिले में भी है। यहां भी पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश के चलते नदी और नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं और उफनते नाले को पार कर रहे हैं। और ऐसे ही एक तस्वीर आज सुबह सामने निकल कर आई है। मुकरम नाला से जान जोखिम में डालकर पिकअप और ट्रैक्टर वाहन पार करते हुए दिखे और उफनते नाले से कोई पैदल तो कोई बाइक से ट्रैक्टर लेकर पार कर रहा है। ऐसा बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है और नाले का जलस्तर बढ़ने के बावजूद प्रशासन ने लोगों को नाला पार करने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। यह नाला ग्राम पंचायत चिंतलपुर में, आपको बता दें कि जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग यहां से निकलते हैं। आपको बता दें खबर सुकमा से है, जहां जान जोखिम में डालकर लोग नदी नाले को पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि उफनती नदी को पार कर रहे हैं ये लोग, जो कि चेतावनी के बावजूद भी बेपरवाह हैं लोग। आपको बता दें खबर सुकमा से है, आपको जहां चेतावनी के बावजूद भी लोग नदी नाले पार कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग नदी नाले को पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि उफनती नदी को पार कर रहे लोग जो कि अपने जान को जोखिम में डालकर कर रहे हैं। आपको बता दें चेतावनी के बावजूद भी बेपरवाह है लोग। खबर बिलासपुर से है, जहां पूरे देश भर में इन दिनों ऑनलाइन का एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। आपको बता दें कि घर बैठे हर चीज मिनटों में पहुंच जा रही है और ऑनलाइन के इस व्यापार ने जहां घंटों का काम मिनटों में होने लगा है, वहीं इसके कई घातक परिणाम भी है। और इस ऑनलाइन के जरिए ही आज सभी वर्ग के लोग, खासकर युवा वर्ग, अपनी जरूरत की चीजों ऑनलाइन से ही मंगवा लेते हैं। आपको बता दें हम बात कर रहे हैं खासकर दवाओं की, जो ऑनलाइन मंगवाई जा रही है। इन ऑनलाइन दवा सप्लाई से स्पेशियस दवाएं जो संदिग्ध और हानिकारक है और विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इसका। लोगों से जब इस विषय पर खास बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इन दवाओं में मादक, उत्तेजक, शामक और गर्भ निरोधक और किशोर बच्चों के शरीर के गंभीर खतरे वाली अनावश्यक दवाएं हैं। बात है, मैंने कहा है अपनी बात पर कि एक्सेस दवाइयां जो दे रहे हैं और अभी बहुत अजीब सा सरकारों का निर्णय है, चाहे वो हमारी राष्ट्रीय सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो,
नर्सिंग होम एक्ट में जो बदलाव होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। ये वोट की राजनीति में जो मरीजों का शोषण हो रहा है, आप गौर करिए कि नर्सिंग होमों में जो सर्जिकल आइटम का रेट है और बाजार में जो रेट है, आप अपने व्यक्तियों के माध्यम से अगर उसको सर्च करेंगे तो 4 से 5 गुना का अंतर है, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। स्तर पर क्या कर सकते हैं? समाज स्तर पर अगर जो हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ मानते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को, अगर ये ईमानदारी से इस कार्य में जगें और जनता का सहयोग, जागृति, जनता के बीच जागृति लाएं कि ये काम करना गलत है, इसका हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए और हमको अच्छी दवा का इस्तेमाल करने के लिए इसका विरोध करना चाहिए। आम जन ही इसको स्वीकार करके इसको समाप्त कर सकता है। मैं आपके इस प्रश्न से अलग एक और जवाब देना चाहता हूं कि इस देश में हमको ये पैसे की हवस ने इस कदर गिरा दिया है कि खाली दवा ही नहीं, हमारे फल फ्रूट, हमारी साग सब्जियां, इसमें भी जो केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, देश की सरकारों को इस पर बैन लगाना चाहिए। हम केमिकल युक्त फल फ्रूट और सब्जियां खा रहे हैं जिससे हमारे किडनी पर जबरदस्त असर पड़ रहा है। जहां दवाइयां एक कारण है कि कॉम्बिनेशन डोज के कारण मरीजों को एक्सेस दवाइयां दी जा रही हैं और ये कंपनियां अपना पैसा कमाने के लिए मानव शरीर से खिलवाड़ कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मानव शरीर का खिलवाड़ बंद हो और ये केमिकल पर बैन लगे और ये दवाइयों में जो स्पूरियस ड्रग आ रहा है कंपटीशन के कारण। कोर्ट इसका हल है? कोर्ट में ऑलरेडी मामला है और सारे देश के लोग जानते हैं कि कोर्ट का मामला कितना पेचीदा और कितना लंबे समय तक चलता है। जब सरकार के दूसरे निर्णय इमीडिएट इम्प्लीमेशन में आ सकते हैं तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और आम जनता के हित में है। ऐसे निर्णय का इम्प्लीमेशन क्यों ये जो सरकारी तंत्र है वो उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेशन कर रहा है, ये सोचने का और जांच का विषय। ऑनलाइन दवा व्यवसाय से जो नुकसान दवा बाजार को हो रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि दवा के चिल्लर विक्रेताओं को हो रहा है, ये हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ एक छलावा है, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं। कारण है कि जो दवाइयां कानूनी रूप से जो रिटेल दवा दुकानदार हैं और भारत सरकार के कानून का इम्प्लीमेशन कर रहे हैं, वो दवाइयां ऑनलाइन खुले बाजार में खुले रूप से बिक रही हैं और वो हमारे भारत के युवा पीढ़ी को बरगला रही हैं, नशाखोरी में डाल रही हैं, गलत कार्यों में डाल रही हैं। हमारे बच्चियों की इज्जत से जो खिलवाड़ हो रहा है, जो पिल्स की दवाइयां जो एबार्शन के उपयोग में आती हैं, वो दवाइयां हम चिल्लर विक्रेता बगैर चिट्ठी के, बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचते हैं, परंतु ऑनलाइन में इजी अवेलेबल है। तो इन दवाइयों का दुरुपयोग हमारी बच्चियों के कहना चाहिए कि उनकी मानसिक दशा का दुरुपयोग, उनके नासमझी का नाजायज फायदा युवा पीढ़ी द्वारा उठाया जाना हमारी अस्मिता को भी नुकसान कर रहा है और हमारे व्यापार को भी नुकसान कर रहा है। ऑनलाइन अब खत्म नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन का जो व्यवसाय है, जो सिस्टम है, वो खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड हो गया है। क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? सरकारी स्तर पर क्या हो सकता है? और जो हमारे देश का जो औषधि विक्रेता संघ है, उसका क्या रोल हो सकता है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि ऑनलाइन समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु जब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कोई प्रोडक्ट कह लें, कोई सामान कह लें,
अगर वो जुड़ा हो तो सरकार उसको नियंत्रण में रखने के लिए जिस प्रकार दवा दुकानदार को लाइसेंस देती है, ऐसा ये ऑनलाइन के लाइसेंस में उन पर पाबंदी हो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाइयां इशू ना हो और उनका मापदंड तय हो। आप देखिए कि चाहे ऑनलाइन में जो धोखाधड़ी चालू है, बहुत सारे आंकड़े सरकार के पास हैं। ऑल इंडिया ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने इसमें पहल की है और सरकार ने निर्णय दे दिया है कि ऑनलाइन बिक्री पर रोक हो, परंतु सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है, ये हम आम जन इसके बारे में नहीं। निर्णय हो चुका है कि ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाई बंद होना चाहिए। ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर इम्प्लीमेशन। बहुत बड़ी महामारी और बीमारी का रोग लेकर के एक एक इंसान को डिस्काउंट चाहिए, पर उन्हें अच्छी और सच्ची दवाइयों का अभाव हो रहा है। मेरा इस देश के नागरिकों से, इस नगर के नागरिकों से मेरा अनुग्रह है कि सच्ची और अच्छी दवाइयां लें, डिस्काउंट के चक्कर में स्पूरियस घटिया दवाइयां न खरीदें। आपकी सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी महामारी और बीमारी का रोग लेकर के एक एक इंसान को डिस्काउंट चाहिए, पर उन्हें अच्छी और सच्ची दवाइयों का अभाव हो रहा है। मेरा इस देश के नागरिकों से, इस नगर के नागरिकों से मेरा अनुग्रह है कि सच्ची और अच्छी दवाइयां लें, डिस्काउंट के चक्कर में स्पूरियस घटिया दवाइयां न खरीदें। आपकी सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा है अपनी बात पर कि एक्सेस दवाइयां जो दे रहे हैं, और अभी बहुत अजीब सा सरकारों का निर्णय है, चाहे वो हमारी राष्ट्रीय सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो। नर्सिंग होम एक्ट में जो बदलाव होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। ये वोट की राजनीति में जो मरीजों का शोषण हो रहा है, आप गौर करिए कि नर्सिंग होमों में जो सर्जिकल आइटम का रेट है और बाजार में जो रेट है, आप अपने व्यक्तियों के माध्यम से अगर उसको सर्च करेंगे तो 4 से 5 गुना का अंतर है, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। अब बिक्री व्यवसाय को छोड़ देता हूँ, मॉरल पूछता हूँ कि जिन दवाओं का आपने जिक्र किया है, इससे न सिर्फ सामाजिक उथल पुथल भी हो जाएगी, और जिस ओर आपने इशारा किया इसको थोड़ा और डिफाइन कीजिए कि हमारे परिवार पर क्या असर पड़ेगा। हम इसको अगर व्यवसाय से भी थोड़ा हट जाए कि जैसे एबॉर्शन केस है और आपकी जो नशे की दवाएं, हाँ, सोशल साइड का आप इफेक्ट बताइए उसका। देखिए, नशीली दवाइयों से जो युवा पीढ़ी उसमें रम रही है, उससे समाज में चोरी, डकैती, हत्या, ये सारी चीजों के अगर आप आंकड़े देखें वो तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्तमान में आपने देखा होगा कि हमारे शहर के जो एसपी हैं वो इस सब्जेक्ट को लेकर नेशनल अवार्डेड हैं। उन्होंने भी कोई अध्ययन करके ये बात को समझा होगा कि नशे की चीजों से किस प्रकार सामाजिक स्तर गिरता चला जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी उसमें जिस प्रकार गिरफ्त होकर के एक्सीडेंट होना, नशे के हालत में गाड़ी का चलाना, नशे के हालत में घर में मारपीट करना, नशे के हालत में पति पत्नी में झगड़ा होना, बच्चों पर बुरा असर पड़ना, ये सारी बातें उससे रिलेटेड हैं। उसमें वो जो दवाइयाँ, जो खांसी का सिरप आए दिन आप पेपरों में पढ़ते हैं कि कोडिन युक्त दवाइयाँ जो ऑनलाइन में कोई बंधन में ही नहीं है और खुले रूप से कोडिन युक्त दवाइयाँ ऑनलाइन में बिक रही हैं और लोगों को लालच दे करके, यहाँ तक के अभी के आंकड़े बता रहे हैं कि ऑनलाइन में जो इतना बड़ा डिस्काउंट है, जो भारत सरकार के मूल्य नियंत्रण के खिलाफ है, क्योंकि दवाइयाँ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। इन दवाइयों का रेट भारत सरकार तय करती है। उस रेट से कम में बेचा जाना वो इस ओर इंगित करता है कि ये स्पूरियस ड्रग है,
स्पूरियस ड्रग का मायने है इनका अनुपात में जो सामग्री उसमें होना चाहिए उससे कम है। अभी फाइजर जैसी कंपनी का प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये डिस्काउंट और ये कम रेट में दवाइयाँ, ये खिलवाड़ देश की जनता के साथ है। आपसी टकराहट और लाभ ज्यादा देने की नीयत में घटिया स्तर की दवाइयों का इस्तेमाल करके देश के नागरिकों का बहुत बड़ा नुकसान है। लाल खदान के होली क्रॉस स्कूल को 3 वर्षों के शासन के द्वारा मिलने वाली राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण आरटीई में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। 20 जुलाई को शाला प्रबंधक कमेटी ने आरटीई में पढ़ रहे सभी बच्चों के अभिभावकों के साथ मीटिंग किया था, जिसमें शाला प्रबंधक ने बताया था कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शासन के द्वारा राशि दी जाती है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन 3 वर्षों से शासन ने पैसा नहीं दिया है। इसके चलते बच्चों को आगे की पढ़ाई की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि 22 जुलाई से बच्चों की परीक्षा शुरू होने वाली है। शाला प्रबंधन ने वहीं स्पष्ट कह दिया है कि फीस भरने के बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया जाएगा। छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में तख्ती लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, खबर बिलासपुर से है, जहां आरटीई के बच्चों के अभिभावकों ने भी नारेबाजी की है। साथ ही आपको बता दें कि अंधकार में नौनिहालों का भविष्य नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आरटीई से एडमिशन पर सवाल खड़ा हो गया है। खबर बिलासपुर से है, जहां बच्चों के अभिभावकों ने भी नारेबाजी की है और छोटे छोटे बच्चे भी हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए दिखे। आपको बता दें कि अंधकार में नौनिहालों के बच्चों का भविष्य दिख रहा है और आरटीई से एडमिशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, खबर बिलासपुर से है, जहां बच्चों के अभिभावकों ने जमकर नारेबाजी की है। साथ ही बच्चों ने भी हाथों में तख्ती और बैनर के सहारे नारेबाजी की है। आपको बता दें कि आरटीई से एडमिशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी बीच अभिभावकों ने भी जमकर नारेबाजी की है कलेक्टर के सामने जाके, और बच्चों के अभिभावकों ने जमकर नारेबाजी की है कलेक्ट्रेट के सामने जाकर। आपको बता दें कि साथ ही बच्चों ने भी हाथों में तख्ती और बैनर लेकर नारेबाजी करते दिखे। आरटीई से एडमिशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कि बच्चों के अभिभावकों ने भी नारेबाजी की है। साथ ही आपको बता दें कि अंधकार में नौनिहालों का भविष्य दिख रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ बच्चे कुछ कक्षाओं में प्रवेशित थे। मुक्त होने के बाद जो एक आरटीई का पोर्टल होता है जिसमें इनका भुगतान होता है, शासन से सीधे इनके खाते में जाता है, वो पोर्टल से इनको हटा दिया गया है राज्य से ही, जिसके कारण इनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। अब जो पहले से बच्चे थे वो चूंकि स्कूल में कंटिन्यू कर रहे हैं, वो 3-4 साल से इनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। अब स्कूल वालों का कहना है कि जो है इनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन बच्चों को निःशुल्क नहीं रख पाएंगे। तो या तो शुल्क दें या शासन भुगतान करे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।